पिछले टॉपिक में हमने आपसे बात किया, कॉमन नाउन पे हम बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन बताया था कि कॉमन नाउन के पहले कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव नाउन की संख्या को बतलाने लगता है, और जब नाउन की संख्या को बताता है तो नाउन काउंटेबल यूज होगा। और जब नाउन काउंटेबल यूज होगा तो हम कौन सा नाउन आपको पढ़ा रहे थे? हम कॉमन पढ़ा रहे थे, और कॉमन नाउन काउंटेबल का ही तो पार्ट है। तो जब कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो जो कॉमन नाउन होगा वो आवश्यकता के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। हमने बताया था कि वन का भाव व्यक्त करने के लिए वन के एक्सप्रेशन में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जब ए और एन का प्रयोग करते हैं तो नाउन की संख्या एक होती है, नाउन का नंबर सिंगुलर होता है, और जैसे ही संख्या एक से अधिक होती है तो कॉमन नाउन अपने प्लूरल नंबर में बदल जाता है। इस पैटर्न पर क्वेश्चन भी पूछा गया है नाउन का। अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले रूल पर। यहां देखिए आप कि ये आपका मेनी है, कॉमन नाउन है। यहां समझेंगे पूरी बात, यहां समझेंगे कि ये मेनी है और मेनी इस कॉमन नाउन की अनिश्चित संख्या को बतला रहा है। समझेंगे आप? तो मेनी जब कॉमन नाउन की अनिश्चित संख्या को बताता है तो दिमाग में एक बात आप बिठा लें कि कोई भी एडजेक्टिव अगर नाउन की अनिश्चित संख्या को बता रहा है तो नाउन की संख्या हम दो से अधिक मानते हैं, दो से अधिक मान लेंगे। तो जब नाउन की संख्या दो से अधिक हो जाएगी तो निश्चित रूप से नाउन का नंबर प्लूरल होगा। तो मेनी आ गया और ये कॉमन नाउन की संख्या को बता रहा है। मेनी कह रहा है कि इस कॉमन नाउन की संख्या अनिश्चित है। तो जब कॉमन नाउन की संख्या अनिश्चित है तो कॉमन नाउन का नंबर प्लूरल होगा। यहां पर देखें, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आकर मेनी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है तो आप बताएंगे कि मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। ये प्रवक्ता में क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी और पीजीटी और टेट में अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मेनी के बाद नाउन यूज करके ये पूछता है कि मेनी क्या है, केवल मेनी क्या है, वह पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लिखता है, तो आप बताएंगे कि यह डिटरमाइनर है, क्योंकि जितने भी डिटरमाइनर हैं वे सभी प्रोनाउन थे, और प्रोनाउन से एडजेक्टिव में जब कन्वर्ट होते हैं तो वह डिटरमाइनर कहलाते हैं, और सारे डिटरमाइनर जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं तो वह एडजेक्टिव कहलाते हैं। स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन क्या होगा कि जब भी मेनी का प्रयोग यूज करेगा और मेनी के बाद नाउन पूछेगा तो नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए। यह आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। इस पर एग्जाम्पल आपको दे दें, यहां देखें, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। यहां पर देखें तो आसान, ये मेनी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, जिसमें मेनी नाउन की अनिश्चित संख्या को बता रहा है। तो मेनी जब नाउन की अनिश्चित संख्या को बताया तो संख्या दो से अधिक मान ली जाती है, तो नाउन का नंबर प्लूरल हो गया। तो मेनी का काम है नाउन की संख्या को बताना, और स्टूडेंट्स ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। स्टूडेंट्स का नंबर अगर प्लूरल है तो देखिए प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग किया हमने, वर्ब का नंबर भी प्लूरल है। तो देखिए मेनी के बाद कॉमन नाउन का यूज किया, नाउन प्लूरल हो गया, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल नंबर में है। तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ये सब्जेक्ट का कार्य न करके ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तब भी मेनी नाउन की संख्या को ही बताएगा, और मेनी के बाद आने वाला कॉमन नाउन प्लूरल नंबर में ही होगा। जैसे कहा जाए, एक और एग्जांपल देख लें,
यहां देखें, मोहन bought many books from कटरा। मोहन ने अनगिनत किताबें कटरा से खरीदी। तो कौन खरीदा? मोहन। तो देखिए सब्जेक्ट का कार्य यहां मोहन कर रहा है। बट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हमने किया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो मोहन सब्जेक्ट है, बट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। क्या खरीदा? मेनी बुक्स। अब देखिए मेनी बुक्स यहां पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया, तब भी मेनी बुक की संख्या को बता रहा है। और मेनी कह रहा है कि बुक की संख्या अनिश्चित है। तो अनिश्चित का तात्पर्य यह होता है कि नाउन की संख्या 2 से अधिक है। तो देखिए नाउन का नंबर प्लूरल है। कहां से खरीदा? कटरा से। फ्रॉम कटरा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस का हमने प्रयोग किया। इसकी चर्चा हमने किया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सेंटेंस पढ़ा रहे थे। देखिए क्रम कैसे बन रहा है। इसीलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने पढ़ाया कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर मालूम हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे वह किसी न किसी सेंटेंस के निर्माण में किए जाएंगे। तो सेंटेंस को समझना भी जरूरी है कि कब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कब ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का कोई संबंध वर्ब से नहीं होता है। अगर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमने मेनी पर बात किया। अब इसी पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे बताएंगे और मेनी पर, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एसएससी और बैंक दोनों ने पूछा है। आइए देखते हैं कैसे। इसको नोट में जरूर रखेंगे। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि अब हम मेनी में ए जोड़ देंगे। तो ए जोड़ते ही सिंगुलर कॉमन नाउन, देखें यहां पर अब हम मेनी में ए जोड़ दिए। मेनी ए का प्रयोग है या यहां पर देखिए आप, मेनी ए का प्रयोग। अब मेनी में जब ए जोड़े और ए के बाद हमेशा जब कॉमन नाउन आएगा तो सिंगुलर नंबर में होगा, और जब ये सिंगुलर नंबर में नाउन होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक होगी, चाहे एसएससी की हो या बैंक की हो, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप जब जाएंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। या तो यहां पर देखें, यहां देखें आप। अब मेनी ए के बाद यहां पर ध्यान दें, जब ए जोड़ा हमने तो बॉय का नंबर सिंगुलर हो गया, और जब बॉय सिंगुलर हो गया तो हमने किसका प्रयोग किया? सिंगुलर वर्ब का। हैज कंप्लीटेड कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल होता है कि एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर बॉय सिंगुलर नंबर में है, वर्ब सिंगुलर हो गया, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड आ गई, और यही बॉय सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। बॉय के नंबर और जेंडर के अनुसार हमने पजेसिव केस हिज का भी प्रयोग किया है। इस पर भी ध्यान देखें। तो अब देखिए यहां पर आप कि सब्जेक्ट का कार्य यहां पर बॉय कर रहा है,
तो बॉय के नंबर के अनुसार हमने वर्ब का प्रयोग किया, इसी बॉय के नंबर और जेंडर के अनुसार हमने पजेसिव केस का प्रयोग किया। देखें यहां पर इन सबको मिलाकर हम कॉन्कर्ड कहते हैं। कॉन्कर्ड का मतलब ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट बात है कि जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है उसके नंबर के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, उसी के नंबर और जेंडर के अनुसार हम पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं, उसी के नंबर और जेंडर के अनुसार रिफ्लेक्सिव भी यूज करते हैं। आगे हम सब कुछ दिखाएंगे आपको प्रोनाउन में। इन सबको मिलाकर कॉन्कर्ड कहा गया है, यानी जो भी गवर्न सब्जेक्ट से हो रहा है वह सारे पार्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको हम कॉन्कर्ड कहते हैं। तो यहां पर देखें बॉय का नंबर सिंगुलर तो वर्ब का नंबर सिंगुलर। अब ये क्या करता है कंपटीशन में कि मेनी ए के बाद नाउन का नंबर सिंगुलर करता है और वर्ब को प्लूरल कर देता है। अगर वर्ब प्लूरल कर दिया तो हमारा वर्ब गलत हो गया, इसीलिए कहते हैं कि यह क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछा गया है। तो जब भी मेनी आएगा, मेनी ए के बाद कॉमन नाउन का नंबर सिंगुलर होगा तो वर्ब का भी नंबर सिंगुलर होगा। हालांकि इस पे और भी तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं, जैसे हम प्रैक्टिस पर आएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन दिखाएंगे। अब यहां पर एक थोड़ा सा हमने झलक दे दिया है कि कैसे एडजेक्टिव का यूज करके नाउन पूछे जा रहे हैं। तो केवल नाउन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, नाउन को समझने के लिए लगभग वह हर पार्ट्स को टच करना पड़ेगा जहां से नाउन के नए नए क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये कॉमन पे एक झलक हमने दिखाया आपसे। एक्चुअली हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले नाउन को अच्छे तरीके से परिचय करें, उसके कॉन्सेप्ट के समझें कि किस तरह से क्वेश्चन ये बिल्डअप कर रहा है। तब हम पांचों नाउन से पूरा कंप्लीट परिचय कराने के बाद तब आपको सामूहिक रूप से तमाम प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे और वह सारे क्वेश्चन बताएंगे जो नए तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। अब आइए हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन पर। हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे थे, हमने प्रॉपर की बात किया, कॉमन की बात किया। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यह कलेक्टिव नाउन है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्शन का मतलब संग्रह, यानी कलेक्ट से कलेक्टिव बना है जहां पर एक से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं का समूह, वह कलेक्टिव नाउन है। यानी एक ही प्रकार के व्यक्ति, एक ही प्रकार का वस्तु कलेक्टिवली कहीं इकट्ठा हुआ है, वह कलेक्टिव नाउन है। यानी जो पर्सन और थिंग्स हैं वह इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग समूह में इकट्ठा हुए हैं, तो उस सारे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आप इसको डेफिनेशन के तौर पे कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं का समूह हो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। पहले कलेक्टिव नाउन को व्यवहारिक तरीके से समझें। आज आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो पर आप हमको पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास में होते, इकट्ठा होते और हम आपको पढ़ाते या किसी रूम में आपको बिठाकर पढ़ाते, तो जैसे ही आप रूम में बैठोगे बेंच पर और मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो वह रूम चेंज होकर क्लास में बदल जाएगा और क्लास कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि क्लास में विद्यार्थियों का समूह है, कलेक्टिव नाउन हो गया क्लास। तमाम फेस्टिवल आते हैं, दुर्गा पूजा आता है, लक्ष्मी पूजा आता है, सरस्वती पूजा आता है, तमाम फेस्टिवल आते हैं। आप कमेटियां गांव में बना लेते हैं, कोई अध्यक्ष बनता है, कुछ लोग मेंबर बन जाते हैं, कुछ उपाध्यक्ष बनते हैं, कुछ मंत्री बनते हैं, कुछ कोषाध्यक्ष बनते हैं, कुछ सूचना प्रसारण मंत्री भी बन जाते हैं। इन सारे लोगों को इकट्ठा करके कमेटी बनाया, तो कमेटी हमारी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें भी मेंबर हैं। जब एक से अधिक जज बैठकर कोई फैसला सुनाते हैं उसको हम जूरी कहते हैं। तो जूरी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि उसमें जजों का समूह है।
जब खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं किसी गेम को खेलने के लिए मानक के अनुसार, तो उसको हम टीम बन जाती है। तो टीम हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। सारे सांसद सदस्य हमारे पार्लियामेंट में कलेक्ट होते हैं, तो पार्लियामेंट भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। आप अपने कमरे के सारे ताले की चाबियां एक जगह इकट्ठा आपने कर लिया, जिसको आप कहते हैं बंच, गुच्छा, तो बंच हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। बदमाश जब एक जगह इकट्ठा होकर के कोई गलत कार्य करते हैं उसको हम गैंग कहते हैं, तो गैंग हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। चिड़िया का समूह बैठा हुआ है उसको हम फ्लॉक कहते हैं, उसमें भी चिड़िया का समूह है, तो फ्लॉक हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। आप समझे? इसका मतलब कि जहां भी व्यक्तियों और वस्तुओं का समूह होता है वह नाउन कलेक्टिव नाउन होता है। अब हम देखेंगे कि इस कलेक्टिव नाउन पर क्वेश्चन हमारे कैसे पुटअप किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है और कौन सा कलेक्टिव नाउन किस प्रकार से सेंटेंस में वर्क करता है। हमने चर्चा आपसे किया था कि जब जब नाउन पढ़ा जाता है तब तब नाउन का नंबर अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना नंबर जाने हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। केवल आपको यह पता चल जाए कि हमने कलेक्टिव नाउन जान लिया तो उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा कलेक्टिव नाउन का नंबर किस तरीके से है। तो आइए हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के नंबर पर। देखें यहां पर यहां देखें, कमेटी, जूरी, पार्लियामेंट, कंपनी, फैमिली, मॉब। मॉब माने भीड़ होता है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और समझ लें यहां पर कि क्राउड भी होता है और मॉब भी होता है। क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है। यह क्वेश्चन पुटअप किया गया है, पूछा गया है कि क्राउड और मॉब में क्या अंतर है। तो आप सामान्य लोग कोचिंग से निकलते हो 100-200 लोग एक जगह रोड पर खड़े हो जाते हो, वो क्राउड है। लेकिन आप ही 200-250 कोचिंग के बाहर निकल करके इकट्ठा होकर के किसी बात पर आप उग्र हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, तो वही एग्रेसिव भीड़ क्राउड जो होती है वह मॉब में बदल जाती है। इसका मतलब कि कहीं भीड़ इकट्ठा है वो क्राउड है और कोई एग्रेसिव भीड़ है वह मॉब है। आइए देखते हैं हम। कमेटी में भी लोगों का समूह है, जूरी जजों की संख्या है, पार्लियामेंट सांसद सदस्य हैं। कंपनी का तात्पर्य यहां फैक्ट्री से नहीं है, कंपनी का तात्पर्य भी लोगों के समूह से है। फैमिली परिवार के मेंबर हैं। मॉब माने भीड़, इसमें भी लोगों का समूह है। सब में लोगों का समूह है, इसका मतलब कि यह कलेक्टिव नाउन है। अब जब यह कलेक्टिव नाउन है तो यह यूज कैसे होगा इसको समझना है। इसमें दो रूल हैं, हम नोट में लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान से समझेंगे इसको। जब इन
यहां समझे, ये नोट नंबर 1 पे समझे कि जब इन सभी कलेक्टिव नाउन के मेंबर किसी बात पर सामूहिक रूप से सहमत या एक हो जाते हो तो सिंगुलर भाव निकलता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। समझे कॉन्सेप्ट? एक ये नोट नंबर 1 में लिखा है, पहला रूल है इस पर कि कमेटी, जूरी, पार्लियामेंट, कंपनी, फैमिली, इसमें लोगों का समूह है। तो हम इस कमेटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें इंक्लूड मेंबर की बात कर रहे हैं कि अगर ये कलेक्टिव नाउन कहीं भी सेंटेंस में यूज हो रहा हो और सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसके मेंबर कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से एक हैं या सामूहिक रूप से सहमति प्रकट करते हैं, सामूहिक रूप से एग्रीमेंट को व्यक्त करते हैं, तो आप ये समझ लेंगे कि ये सब सिंगुलर नंबर में हो गए। और जब ये सिंगुलर नंबर में हो जाएंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, देखिए यहां पर एग्जांपल। एग्जाम्पल देखें, यहां देखिए एग्जाम्पल, द कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कमेटी एक है। तो मान लो कि कमेटी में अगर 10 मेंबर हैं और कमेटी में 10 मेंबर किसी बात पर सहमत हो गए तो कमेटी सहमत हो गई। तो कमेटी निर्जीव व सहमत नहीं होगी, कमेटी तब सहमत मानी जाएगी जब उसके सारे मेंबर सहमत होंगे। तो एग्जांपल आप देखें, द कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कमेटी एक है। सेंटेंस ये बता रहा है कि कमेटी एक तभी होगी जब उसके सारे मेंबर एक होंगे। तो सब सारे मेंबर सामूहिक रूप से एक हो गए तो इस कमेटी का नंबर सिंगुलर मान लिया जाएगा और सब्जेक्ट का कार्य कमेटी कर रहा है, सिंगुलर नंबर में है। तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर नंबर में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जितने कलेक्टिव नाउन हमने लिखा यहां पर, अगर सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगता है कि उसके सारे मेंबर कहीं ना कहीं एक हैं या सामूहिक रूप से एग्रीमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा कि वह सिंगुलर नाउन है। और जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि हम बात मेंबर की कर रहे हैं। अब नोट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। देखिए नोट नंबर 2, इसी जो हमारा रूल हमने लिखाया था कमेटी, पार्लियामेंट, कंपनी, जूरी, माप, उसी की बात हम कर रहे हैं फिर आपसे। नोट नंबर 2, यहां समझे आप। नोट नंबर 2 में आप देखें कि जब ऐसा प्रतीत हो कि इन सभी कलेक्टिव नाउन के मेंबर अलग अलग भागों में विभाजित हो गए हो तो प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम जिस कंपनी की बात किया था, जूरी की बात किया था, कमेटी की बात किया था, पार्लियामेंट की बात किया था, मॉब की बात किया था, अगर उसके मेंबर एक हैं तो सिंगुलर माना जाएगा। और सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगे कि उनके मेंबर कहीं ना कहीं अलग अलग भागों में विभाजित हो गए हो तो जब अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएंगे तो
कमेटी या जितने कलेक्टिव नाउन अभी हमने बताया आपको, वह कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक भागों में मेंबर बट गए तो उसको मान लिया जाएगा कि प्लूरल हो गया और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते समय जो कलेक्टिव नाउन की हमने चर्चा किया उसमें यस या यस या अदर वर्ड्स जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है। वर्ब प्लूरल में होगा, नाउन प्लूरल में नहीं बदलेगा, इसका ध्यान रखेंगे आप। देखें यहां पर एग्जांपल आप, देखें यहां पर एग्जाम्पल देखें, द कमेटी आर नॉट यूनानिमस। यहां समझेंगे, यूनानिमस का मतलब एक होता है। हिंदी पढ़िए कि द कमेटी आर नॉट यूनानिमस। कमेटी आर नॉट, कमेटी नहीं है, यूनानिमस बने एक, कमेटी एक नहीं है। तो भाई समझो कि अगर कमेटी एक नहीं है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कमेटी के मेंबर अलग अलग भागों में विभाजित हो गए हैं। और जब विभाजित हो गए तो कमेटी को मान लिया जाएगा कि प्लूरल है। तो देखो कमेटी अब प्लूरल हो गई, यह जोड़ के प्लूरल नहीं बनाना है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ। पिछले में हमने एग्जाम्पल आपको दिया था, यहां कंपेयर करा दें आपको, हमने एग्जाम्पल दिया था कि कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट। पिछला एग्जाम्पल हमने दिया था, ये दोनों का कंपेयर कर लीजिए आप कि कमेटी इज वन ऑन दिस पॉइंट, इस बिंदु पर कमेटी एक है। इसका मतलब कि कमेटी के सारे मेंबर किसी बात पर सहमत है तभी तो एक है। तो देखिए कमेटी को सिंगुलर माना गया, वर्ब सिंगुलर हो गया। यहां कमेटी एक नहीं है तो कमेटी एक नहीं है का मतलब अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। तो जब विभाजित हो गई तो देखिए यही कमेटी है, इसको प्लूरल मान लिया जाएगा, इसके साथ वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है, ये ध्यान देंगे। एक और एग्जांपल पे समझ लें आप कि द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन। यहां देखें, द जूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने अपना निर्णय लिया। तो जूरी का निर्णय यानी जूरी में जितने जज हैं वो सभी का निर्णय है, तो ये सामूहिक रूप से निर्णय हो गया, सारे जज एक ही निर्णय ले लिए। तो जब सारे जज एक ही निर्णय ले लिए तो वह निर्णय जूरी का हो गया, तो जूरी का भाव सिंगुलर हो गया। देखिए वर्ब का नंबर सिंगुलर है, जूरी निर्णय नहीं ले सकती, जूरी निर्जीव है। देखिए निर्जीव के लिए पॉजिटिव केस इट्स का प्रयोग हमने किया है, इसका मतलब कि हम बात मेंबर की कर रहे हैं। ठीक दूसरा एग्जांपल आप देख लें यहां पर एक और, यहां देखें, द जूरी हैव बीन डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। जूरी इस मैटर पर डिवाइड हो गई। तो डिवाइड कह रहा है कि जूरी के अंदर को जो जज है वह जज दो या दो से अधिक भागों में बंट गए। तो देखिए जूरी का नंबर प्लूरल हो गया। तो जब जूरी का नंबर प्लूरल हो गया तो देखिए हैव का नंबर प्लूरल है, हमने बिन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, सेंटेंस पैसिव में बनाया है, तब भी वर्ब का नंबर प्लूरल है क्योंकि जूरी अपने से डिवाइड नहीं होगी, जूरी निर्जीव है, एक्शन नहीं करेगी, वो जज के द्वारा डिवाइड हुई। तो ये सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है, तब भी जूरी का नंबर प्लूरल हुआ, हैव का नंबर प्लूरल है। इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जितने भी हमने कमेटी की बात किया, जूरी की बात किया, कंपनी की बात किया, मॉब की बात किया, पार्लियामेंट की बात किया, फैमिली की बात किया, अगर इसके मेंबर की बात कर रहे हैं और मेंबर अगर सामूहिक रूप से एक है तो सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब सिंगुलर होगा। अगर इसके मेंबर अलग अलग भागों में विभाजित हो जाते हैं तो इसको प्लूरल माना जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन प्लूरल वर्ब लगाते समय जो कलेक्टिव नाउन है उसमें यस या अदर वर्ड्स जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है। मैंने माइंड दिस पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट
I am not talking about committee, but I am talking about the member of the committee. All the members are one on this point. All the collective noun will be singular number. In any case, the member of the collective noun will be divided. So all the collective noun which I talk about will be plural number and verb also will be plural. एक पॉइंट क्लियर हुआ. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं. इसकी बात हो गई. अब कुछ कलेक्टिव नाउन की और बात करेंगे यार, जिसकी बारे में बात करने जा रहे हैं वह कम से कम 200 से 250 वर्ड है. लेकिन कुछ वर्ड मेन हम लिख के आपको बता देंगे और उसके पैटर्न को बताएंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. देखिए यहां पर अभी हमने क्लास की बात किया था आपसे. क्लास की बात हमने किया था. क्लास कलेक्टिव नाउन है. हमने बताया था कि क्लास कलेक्टिव नाउन है और क्लास में विद्यार्थियों की संख्या है. समझेंगे तो स्टूडेंट्स अगर यूज हो रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या यूज होगा, समझे यहां पर. और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्लास यूज होगा. ध्यान दें, अगर क्लास का नंबर सिंगुलर है तो आर्टिकल ए का भी प्रयोग होगा. अगर ए का यूज नहीं करेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा. एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के कलेक्टिव नाउन आर्मी होता है. यहां देखें आर्मी ए से शुरू हो रहा है, अर्थात ये आर्मी वावेल से शुरू हो रहा है इसलिए हमने एन लगाया, और ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए हमने ये लगाया. ध्यान देंगे इस पर. तो सोल्जर्स के लिए कलेक्टिव नाउन क्या होगा, आर्मी. अब देखिए और टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के लिए कलेक्टिव नाउन टीम होता है. और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों के लिए कलेक्टिव नाउन लाइब्रेरी होता है. यहां समझें कि होता है. और चिड़िया के लिए कलेक्टिव नाउन फ्लाइट भी होता है. तो अगर चिड़िया का समूह कहीं बैठा है तो आप फ्लाक का प्रयोग करोगे. अगर चिड़िया का समूह उड़ रहा है तो आप फ्लाइट का प्रयोग करोगे. अ मैन केम विथ अ गन शॉट एंड फायर, शॉट अ फायर. अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्लू इन द स्काई, चिड़िया आसमान में उड़ गई. इसका मतलब कि चिड़िया का झुंड उड़ा. तो जब चिड़िया का झुंड उड़ा तो हम क्या करेंगे, फ्लाइट. और चिड़िया का झुंड बैठा है तो फ्लाक. यहां पर ध्यान दें कि आपके बाद जितने ये नाउन आ रहे हैं ये सभी प्लूरल नंबर में हैं. इसका भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ये प्लूरल नंबर में नहीं होगा तो कलेक्टिव नाउन का निर्माण नहीं होगा. जैसे ही यह हटाएंगे तो संख्या सिंगुलर होगी और एक संख्या से कलेक्शन नहीं होगा. और जब एक संख्या से कलेक्शन नहीं होगा तो कलेक्टिव नाउन का निर्माण नहीं होगा. इसलिए आपके बाद जो आ रहा है ये सब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है. ये सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं. सब प्लूरल नंबर में होने चाहिए. आपके पहले ये क्लास, आर्मी, टीम, लाइब्रेरी, फ्लाक, फ्लाइट, ये सब कलेक्टिव नाउन है. और ये यूज होता है किसके लिए, देखिए स्टूडेंट्स के लिए क्लास यूज हो गया, सोल्जर्स के लिए आर्मी, प्लेयर्स के लिए टीम, बुक्स के लिए लाइब्रेरी, बर्ड्स के लिए फ्लॉक और इस बर्ड्स के लिए फ्लाइट. अब आगे हम बढ़ते हैं और देखें.
A bunch of keys, oblique grapes, कह रहा है कि bunch of keys, oblique grapes, इसमें यह कह रहा है कि चाबी और अंगूर के गुच्छे के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बंच का। बंच माने झुंड होता है, करेक्टिव नाउन है। यहां देखें, अ हर्ड आर शीप डियर ऑब्लिक कैटल, शीप डियर और कैटल के लिए कलेक्टिव नाउन हर्ड है, झुंड। यहां पर एक चीज समझना है आपको कि शीप डियर और कैटल में हमने यस नहीं लगाया, जबकि हमने कहा कि आपके बाद जो नाउन आएंगे वह प्लूरल नंबर में होंगे। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें हमने यस क्यों नहीं जोड़ा। तो यहां पर शीप और डियर कैटल का कलेक्टिव नाउन भी पूछेगा, और नाउन से शीप डियर और कैटल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर थोड़ा सा शीप डियर और कैटल के बारे में जानना भी पड़ेगा। आइए पहले शीप और डियर के बारे में हम जानते हैं। शीप और डियर, शीप और डियर ऐसा नाउन है, समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों नंबर में होता है, लेकिन शीप और डियर में यस या यस जोड़कर हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। यानी शीप और डियर सिंगुलर भी है और शीप और डियर प्लूरल भी है, लेकिन शीप और डियर में आप ये सोचें कि यस या यस जोड़ के इसका हम प्लूरल बना दें, तो जैसे ही यस या यस जोड़कर इसमें प्लूरल बनाएंगे सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आप किसी भी कीमत पर शीप और डियर में यस या यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाएंगे, यही सिंगुलर और यही प्लूरल होगा। आइए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। देयर इज अ शीप इन द फील्ड। देखिए यहां पर शीप के पहले हमने आर्टिकल ए लगाया, शीप के पहले हमने आर्टिकल ए लगाया, तो शीप का नंबर सिंगुलर हो गया। ध्यान दें, शीप ही सिंगुलर है, यही सब्जेक्ट का कार्य करता है, वर्ब सिंगुलर है। इन्वर्जन हुआ है यहां पर। अब देखें यहां पर पढ़ाएंगे इन्वर्जन तो बताएंगे क्या होता है। देयर आर 5 sheep in the field, there are 5 sheep in the field। यहां देखिए, अब sheep के पहले हमने 5 लगा दिया, तो जब 5 लगाया तो sheep को मान लेंगे कि प्लूरल हो गया, लेकिन 5 लगाने के बाद 2, 3, 4 लगाने के बाद अगर sheep में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं तो रॉन्ग होगा। 1 का भाव व्यक्त करने के लिए 8 लगाए, शीप का नंबर सिंगुलर हो गया। 2, 3, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे तो शीप को प्लूरल मान लिया जाएगा, लेकिन यस या यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है। हम बार बार बता रहे हैं कि शीप और डियर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसमें यस या यस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाना है। अगर हम 5 लिख के शीप में यस जोड़ देंगे तो नाउन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है, यहां पर शीप प्लूरल है, देखिए वर्ब का नंबर प्लूरल है, क्योंकि जब कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो देयर वर्क्स एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, नॉट अ रियल सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस जब देयर से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन हो जाता है, और जो वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के पहले चला जाता है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो सब्जेक्ट का कार्य शीप और कर रहा है, जब देयर से स्टार्ट हुआ तो सेंटेंस का इन्वर्जन हुआ, तो शीप सिंगुलर हुआ तो वर्ब पहले आ गया, शीप प्लूरल हो गया तो वर्ब पहले आया। ये इन्वर्जन का टॉपिक है, ये इन्वर्जन का क्वेश्चन बैंक वगैरह में स्पेशली पूछा जाता है। जब हम एडवर्ब पे आएंगे तो इन्वर्जन के बारे में बात करेंगे आपसे। अब देखिए हम थोड़ा सा कैटल की बात कर लें कि कैटल में हम यस क्यों नहीं जोड़ सकते। यहां समझें कैटल के बारे में। कैटल एक ऐसा नाउन है जो हम प्लूरल नंबर में ही होता है।
ये प्लूरल नंबर में ही होता है, इसका सिंगुलर भी नहीं बनता है। कैटल किसी भी कंडीशन में अगर सेंटेंस में यूज होगा तो आप मान लेंगे कि कैटल प्लूरल है, जिसको कहते हैं पशुगण। पशुगण का मतलब पशुओं का समूह, समूह हो गया, सारे पशु मिलाकर कैटल हम कह रहे हैं। तो कैटल एक ऐसा नाउन है जो ऑलरेडी प्लूरल है। तो दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर कोई भी नाउन प्लूरल है तो उसमें यस या यस जोड़कर और प्लूरल नहीं बना सकते, वो गलत हो जाएगा। हम यस या यस एंड अदर वर्ड्स जोड़ के प्लूरल बनाते हैं कब? व्हेन नाउन विल बी इन सिंगुलर नंबर, व्हेन नाउन इज ऑलरेडी इन प्लूरल नंबर, डोंट मेक प्लूरल एडिंग यस और अदर वर्ड्स। जब नाउन प्लूरल है तो उसको और प्लूरल बनाने की क्या जरूरत है? सुपरफ्लोज हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें यस जोड़ते ही नाउन गलत होगा। अगर कैटल सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो कैटल का सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो कैटल का नंबर अगर प्लूरल है तो वर्ब का नंबर भी प्लूरल होगा। अगर इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा देंगे तब भी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक में कैटल की बात आपसे करेंगे।